अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स की। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन की और एटीपी की, और आज मैं आपसे बात शुरू करूंगा जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक प्रोसेस की जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैंने आपसे बात की थी कि हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात पहले इसलिए करेंगे क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और ये दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स का फीचर है, बाकी किसी का फीचर नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे और इसकी इक्वेशन की बात करने के बाद हम लोग इसके उन स्टेप्स की बात करेंगे जिन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और आज मैं कोशिश करूँगा कि देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। नाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज़ ए बायोलॉजिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस। देखें ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और जब मैं बात कर रहा हूँ कैटाबॉलिक प्रोसेस की तो आपको पता है कैटाबॉलिज्म वो फिनोमिनन है जिसके अंदर चीज़ें टूटती हैं, बनती नहीं है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ टूटेगा। तो इसके अंदर क्या टूटेगा? इसके अंदर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, और याद रहे इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीडाइज किया जाएगा ग्लूकोज को, और जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट जनरेट होंगे। और जो मेन चीज़ हमारे पास जनरेट होगी जिसके लिए ये सारा का सारा काम किया जा रहा है वो हमारी एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें हमारे बाय प्रोडक्ट के तौर पे जनरेट होंगे। तो जब हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और इसके नतीजे में ये हमारी एनर्जी बन रही है जो कि बनाना हमारा प्राइम टारगेट है। ये एनर्जी बन रही है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है। तो एनर्जी बनाना हमारा प्राइम टारगेट है। उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो ऐसे बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ हो रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पे वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 12 है। तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं और इसको हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो ये हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन है और ये हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। अच्छा, एक और बात जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है और हमें भूलनी नहीं है वो क्या है कि अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो कोई एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आपने और मैंने याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसा करता हूँ यहाँ तो जगह हमारी कम पड़ रही है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो आपने याद रखना है कि जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेसिकली हमारी ब्रीथिंग का जो है वो नाम है, हमारी ब्रीथिंग को ही कहते हैं। इसलिए आपको याद होगा जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो जूनियर क्लासेस में वो कहते थे कि हमारी जो ब्रीथिंग है वही हमारी रेस्पिरेशन है। तो पार्टली वो बात सही थी मगर वो बात टोटली सही नहीं थी। अब आप ये बात समझ गए कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और एलेबरेट करता हूँ आपके लिए। देखें ब्रीथिंग में आप क्या करते हैं, ब्रीथिंग में आप O2 को इनटेक करते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, बॉडी में लेते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हो, एक्सहेल करते हो। ठीक है, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो। तो देखो हमें ऑक्सीजन इंटेक क्यों करनी है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन इंटेक नहीं करेंगे तो हम इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, है ना। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, ट्रबलसम बात हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये ऑक्सीडेशन हो गई तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या जनरेट हुआ, हमारे पास जनरेट हुआ वाटर, और वाटर के साथ हमारे पास एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल जनरेट हुआ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो भी हमारे लिए जो है बड़ा ट्रबल हो जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसेंशियल है, लाजमी है, ज़रूरी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, और अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है उसको हम बॉडी से बाहर जो है वो नहीं निकाल सकेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी ट्रबल वाली बात हो जाएगी, बड़ी जो है वो काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। थोड़ी सी इसकी
वैरायटी मुख्तलिफ हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट होता है इस सब में, ठीक है। और ये ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है दुनिया के पाया जाता है। और आपने याद रखना है कि ये 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। और वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं मैं आपको समझाता हूँ, हम उसकी बात कर लेते हैं। उनमें से जो पहला प्रोसेस है जिसकी आज मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जो दूसरा स्टेप है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और तीसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ETC भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक टर्म समझनी है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो एनएरोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं और दूसरे वो जो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं। याद आपने ये बात रखनी है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इन 3 स्टेप्स के अंदर से सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी और कोई स्टेप नहीं होगा। ना क्रेब्स साइकिल होगी, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। इसके बरक्स जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये तीनों प्रोसेसेस होंगे और ये तीनों प्रोसेसेस होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होगा, जिसकी मैं आपसे बात करूँगा डिटेल में। तो ये हमने थोड़ा सा इसके जो है वो बेसिक्स को समझ लिया। अब हम चलते हैं और हम चल के बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, और मैं आपको समझाता हूँ ग्लाइकोलाइसिस क्या है। फिर मैं ग्लाइकोलाइसिस का पूरा रिएक्शन बना के आपको समझाता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस किस तरह से ऑपरेट करती है, किस तरह से फंक्शनल होती है। तो मेरे साथ रहिए, हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो आइए देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रही है। जी, हम बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की, और ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने वक्त को बचाने के लिए, क्योंकि हमने इसके पूरे रिएक्शन को जो है वो बनाना है, लिखना है, थोड़े से इसके पॉइंट जो हैं यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो हम पहले इनको देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी रिएक्शन को पूरे को जो है वो समझेंगे। देखिए, जब हम ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं तो बेसिकली जो वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस, ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। इसमें पहला वर्ड है ग्लाइको, और ग्लाइको इज़ फॉर ग्लूकोज, और दूसरा वर्ड है लाइसिस, और लाइसिस होता है ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है इट्स C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये टूट जाता है किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर। और पायरुवेट में आप याद कर लीजिए 3 कार्बन होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप किसी किताब में पायरुवेट की जगह पायरुविक एसिड पढ़ेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, बात इसका जो है वो सेम ही है। अब याद हमें क्या रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त तक इसको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो यही बेसिकली सोल एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। क्योंकि जब आप फर्मेंटेशन को पढ़ेंगे या एनएरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन दोनों के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसकी ज़रूरत इस्तेमाल करने की नहीं पड़ती। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे कैसे। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होती है किसकी, ग्लूकोज की। तो देयर इज़ एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज है उसका एंजाइमेटिक जो है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं तो एनर्जी जनरेशन परस्पेक्टिव से ये एक बहुत ही पुअर प्रोसेस है और ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करता है। वो भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कम एनर्जी है। बट जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड जनरेट करती है जो कि कमर्शियली जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने थोड़ी सी बात की किसकी, इसकी इंट्रोडक्शन की। अब मैं आपको इसका पूरा जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है वो बना के समझाता हूँ कि ये किस तरह से ऑपरेट करती है। तो हमें जो है वो अब इसको समझना है, तो आइए को समझते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को जब आप और मैं देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस को समझने के लिए हमें इसके रिएक्शंस को यहाँ बनाना पड़ेगा और हम इसको बहुत ईजीली, बहुत जल्दी से बना लेंगे। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है हमें आने वाला यहाँ पर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ज़रा आप देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इस बात को रियलाइज़ करना है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें प्रोसेस करना है ग्लूकोज को, ठीक है। अब याद कर लीजिए, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है और
कोई भी चीज़ उस वक्त तक रिएक्टिव नहीं होती जब तक वो स्टेबल अनस्टेबल ना हो जाए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ग्लूकोज को अनस्टेबल करना है। तो ग्लूकोज को अनस्टेबल करने के लिए हम मदद लेंगे किसकी, एटीपी की, और हम एटीपी से एक फॉस्फेट ले लेंगे और वो फॉस्फेट लेके हम किसको दे देंगे, ग्लूकोज को। जैसे ही एटीपी एक फॉस्फेट लूज़ करेगा, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, आपको याद है, ये एडीपी बन जाएगा और एटीपी का फॉस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जाके अटैच हो जाएगा और जो कंपाउंड हमारे सामने आ जाएगा उसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ के बैठे हैं वो तो बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, बट जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है, तो ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फॉस्फेट लगा है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर लगा है। उसके बाद दूसरे रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज को इसके आइसोमर में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज को इसके आइसोमर में कन्वर्ट किया जाएगा और ग्लूकोज का जो आइसोमर है वो फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज का जो आइसोमर होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद अनस्टेबल करने के लिए मज़ीद इसको जो है वो एक एटीपी लेंगे और ये एटीपी हम किससे लेंगे, सॉरी एक फॉस्फेट लेंगे और ये एक फॉस्फेट हम किससे लेंगे, ये एक फॉस्फेट हम लेंगे एटीपी से और ये एटीपी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, और ये वाला फॉस्फेट इस फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच होगा। तो जो कंपाउंड हमारे सामने आ जाएगा दैट वुड बी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब आप ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे तो पहले ही फॉस्फेट लगा हुआ था, बट जो नया फॉस्फेट आया एटीपी से वो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हो गया। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, आपने याद रखना है इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन। तो व्हाट इज़ फॉस्फोराइलेशन, इट इज़ एडिशन ऑफ फॉस्फेट, इट इज़ एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की एडिशन को हम फॉस्फोराइलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने के लिए, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो फेज़ है ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला फेज़ है और इस ग्लाइकोलाइसिस के पहले फेज़ को हम नाम देते हैं फेज़ 1 का। और आप याद कर लीजिए कि ये जो फेज़ 1 है इस कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने देखा कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो बन चुका है। अब क्या होगा, अब इस फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ा जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है जनाब, इसको 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाएगा। अब आपको मालूम है कि इसमें भी 6 कार्बन थे, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है तो इसमें भी 6 कार्बन होंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में भी 6 कार्बन होंगे। अब जब ये स्प्लिट होगा, जब ये टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल ये बनाएगा। एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DHAP कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसर एल्डिया, इसका जो ज़्यादा कॉमन वर्ड नाम है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, विच इज़ फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा कॉमन है, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PGAL कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना है कि इसके अंदर भी 3 कार्बन है और इसके अंदर भी 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड जो है हमारे यहाँ जनरेट हो गए। अब ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं और हम इनको आपस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर जो है इनको मिला सकते हैं, इनको बना सकते हैं। अच्छा, अब जब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में तो सेल जो होता है वो DHAP के साथ ऑपरेट नहीं कर पाता, सेल जो है वो PGAL के साथ ऑपरेट करता है। इसलिए जब भी आप इंटरनेट पे अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी डायग्राम देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस की सीरीज ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो वहाँ पर आप एक बहुत रिमार्केबल चीज़ नोट करेंगे कि इस स्टेप के बाद यानी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद जब भी वो उसको लिखते हैं रिएक्शन को, तो वो क्या करते हैं, वो
2 करके लिखते हैं। अब वो 2 करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक तो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड डायरेक्ट बना और दूसरा जो DHAP था वो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमें PgAl के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल गए। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 PgAl, ठीक है। और याद रहे ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा? अब इस PgAl के साथ 2 काम किए जाएंगे। एक तो इसमें फॉस्फेट ऐड किया जाएगा, मगर याद रहे ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, इसलिए मैंने इसके साथ एक छोटा सा आई यहाँ पर बना दिया है और ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट अटैच हुआ था, ये वाला फॉस्फेट इसके कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव करेंगे NAD हाइड्रोजन कैच करेगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 काम हमने किए, हाइड्रोजन रिमूव किया, फॉस्फेट ऐड किया। नतीजे में जो कंपाउंड हमारे पास बना, इट इज़ 2 × 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है कंपाउंड बन गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम इसका एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव करेंगे और ये हम दे देंगे किसको? ADP को। और जैसे ही ADP इसको कैच करेगा ये ATP बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, ठीक है बच्चों, सही हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? इस 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को फिर कन्वर्ट किया जाएगा इसके आइसोमर के अंदर, जो कि 2-फॉस्फोग्लाइसरेट होगा, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर से हम वाटर रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव किया जाएगा और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 2 × फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी इसको PEP पैप भी बोलते हैं। अब ये जो 2 × फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इसके अंदर से हम फिर फॉस्फेट रिमूव करेंगे। ये फॉस्फेट ADP कैच करेगा, ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ATP के अंदर। और ये हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप ज़रा याद कीजिए हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। तो अब अगर आप डेफिनेशन याद करें ग्लाइकोलाइसिस की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो डेफिनेशन क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के अंदर, और ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट हैं ये हमें यहाँ पे एंड में जो है वो हासिल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको स्टेप को मार्क करना शुरू करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और फिर आपको पता है ये भी 5 ही है क्योंकि ये इसी की आइसोमराइजेशन होकर ये सारा बना है। तो देन वी हैव 6, वी हैव 7, 8, 9 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये यही वाला आ गया यहाँ पर, तो ये 9 ही होगा ये भी, और ये हमारा जो है वो 10, तो ये 10 वो होगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ नोट कीजिए कि स्टेप नंबर 5 के बाद हमें ATP इन्वेस्ट नहीं करने पड़ रहे, हमें ATP मिल रहे हैं। ये हमें ATP मिल गए, ये हमें 2 ATP मिल गए। तो इसलिए ये जो सेकंड फेज़ होता है ये ग्लाइकोलाइसिस का फेज़ 2 कहलाता है। और ये जो फेज़ 2 है, फेज़ 2, इट इज़ एनर्जी जनरेशन फेज़। एनर्जी जनरेशन फेज़ जो है वो ये कहलाता है, ये एनर्जी जनरेशन फेज़ कहलाता है, ठीक हो गया। तो ये बात हमने जो है वो समझी और ये बात हमने जो है देखी। तो अब तक क्या हुआ, मैं आपके साथ फिर इस पूरे प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट करता हूँ और फिर एंड में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टेक अवे पॉइंट क्या है, याद रखने वाली बातें क्या है। तो नंबर 1 हमने देखा कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड था, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड था। अगर हमने इसको रिएक्टिव बनाना था तो हमने इसको अनस्टेबल करना था। तो इसको अनस्टेबल करने के लिए हमने ATP से फॉस्फेट लिया, ATP ADP में कन्वर्ट हुआ और ये फॉस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर अटैच हो गया और ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद हमने क्या देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को
साइटोप्लाज्म के जो एंजाइम्स हैं वो आगे नहीं चला सकते प्रोसेस को, तो हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके आइसोमर में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ATP से एक फॉस्फेट और लेके दिया, ATP कन्वर्ट हुआ ADP में, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है हमें मिल गया। अब यहाँ पर इसके पास 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 6 पे। फिर हमने देखा कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ा गया 2 मॉलिक्यूल्स में, एक DHAP यानी डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और दूसरा फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड में। अब सेल में साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में PGAL के साथ तो आगे चल सकते हैं, DHAP के साथ आगे नहीं चल सकते, तो DHAP भी अपने आइसोमर फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए किसके, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के, इसलिए अब आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो 2 होंगी, यानी ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होंगे ये भी 2 होंगे, जो NAD इस्तेमाल होंगे ये भी 2 होंगे, और जो NADH बनेंगे ये भी 2 बनेंगे। तो हमने इस फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के साथ 2 काम किए, इसको फॉस्फेट ऐड किया, और याद रहे ये फॉस्फेट हमने ATP से नहीं लिए है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये हमने ऐड किया किसके अंदर, PGAL के अंदर, और साथ में हमने इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन के आइटम रिमूव किए, और ये NADH ने कैच करके, NAD ने कैच किया और ये NADH में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें मॉलिक्यूल मिला 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, इसके कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 3 पे, दोनों पे जो है फॉस्फेट लगा हुआ है, और याद रहे इट्स ए 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि वो टूट गया है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसके कार्बन नंबर 1 के फॉस्फेट को हमने रिमूव किया, ADP को दिया, ADP इसको कैच करके ATP बन गए, और ये बन गया 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को हमने उसके आइसोमर में कन्वर्ट किया, यहाँ मैं आइसोमराइजेशन लिख देता हूँ, इसके आइसोमर में कन्वर्ट किया विच इज़ 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर इसके अंदर से हमने वाटर रिमूव किया, इसको डिहाइड्रेट किया, और वाटर की भी अब आप समझ रहे हो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हमारे पर रिमूव हुआ, हमारे पास 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन गए, और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर हमने जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर से रिमूव किया किसको, फॉस्फेट को, और जैसे ही हमने इसके अंदर से फॉस्फेट को रिमूव किया, हमें 2 मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट के यानी पायरुविक एसिड के यहाँ पर मिल गए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या हैं जो आगे हमारे काम आएंगी, वो ये आएंगी कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास टोटल जो ATP जनरेट हुए, टोटल ATP वो हमारे पास जनरेट हुए 4, मगर आपको याद है हमने 2 ATP यहाँ पर इन्वेस्ट भी तो किए थे, इस्तेमाल भी तो किए थे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे नेट ATP जनरेशन की, तो नेट हमारे पास यहाँ ATP जनरेट हुए 2। एक और बात जो हम याद रखेंगे वो ये कि यहाँ पर हमें 2 NADH भी मिले, तो जो NADH हमें मिले यहाँ पर वो हमें मिले 2, और साथ में हमें 2 मॉलिक्यूल मिले पायरुवेट के। अब डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन एरोबिक हो रही है या एनएरोबिक। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में और क्रैब साइकिल शुरू हो जाएगी, और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो पायरुवेट किसी और मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम पहले फेट ऑफ पायरुवेट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्रैब साइकिल की, ठीक है। आज मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस समझाया, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझाई बेसिक। आप मेरा चैनल देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इसलिए मुझे इतना पसीना बहाने में जो है बड़ा मज़ा भी आ रहा है, गर्मी भी बहुत है बहरहाल। तो आप इस चैनल को देखते जाइए, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों को बताते जाइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे मिल लूँगा नेक्स्ट टाइम। पहले हम बात करेंगे पायरुवेट की और देन हम बात करेंगे क्रैब साइकिल की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।